मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रमैया गरीब घर की लड़की थी। सुदूर बिहार के पश्चिमी चंपारण की एक छोटी सी पिछड़ी बस्ती में पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसकी माँ चल बसी। बीमार पिता भी दवा दारू की कमी में गुजर गए। अनाथ रमैया को दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वे गांव में दाई का काम करती थी। इससे दादी पोती का गुजारा हो जाया करता था। रमैया जब 7 साल की हुई तो दादी ने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा, पर वहाँ उसका मन नहीं लगा। वह स्कूल से भागकर घर आ जाया करती थी। दादी ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर हठीली पोती को नहीं पढ़ा पाई। रमैया अब 16 साल की हो गई। चिकने बाल, संवरती रंगत और बड़ी बड़ी पनीली आंखों में एक विद्रोह सा झलकता हुआ। अब दादी को रातों में नींद नहीं आती थी। रमैया के ब्याह की चिंता हर पल उनके दिलो दिमाग पर हावी रहने लगी। कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे ब्याह होगा वगैरह। जायदाद के नाम पर सिक्कर नदी के किनारे ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर बनी झोंपड़ी और शादी के वक्त कुछ चांदी के जेवर और सिक्के, यही थी दादी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी। रात दिन इसी चिंता में घुलकर बुढ़िया की कमर ही झुकने लगी। गांव बिरादरी के कुछ लोगों ने बुढ़िया पर तरस खाकर पड़ोस के गांव के हीरा के साथ रमैया का ब्याह करवा दिया। हीरा सीधा साधा और मेहनती था, जो अपनी माँ के साथ दलितों की बस्ती में रहता था। घर में माँ बेटे के अलावा एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर कुछ पैसे आ जाते थे। इसके अलावा फसलों की रोपाई कटाई के समय माँ बेटे दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। शादी के बाद 3 जनों का पेट भरना मुश्किल होने लगा, तो हीरा गांव के ही कुछ नौजवानों के साथ प्रदेश चला गया। पंजाब जाकर हीरा खेतों पर काम करने लगा। वहाँ हर दिन कहीं न कहीं काम मिलता, जिससे रोजाना अच्छी कमाई होने लगी। हीरा जी लगाकर काम करता, जिससे मालिक हीरा से बहुत खुश रहते। हीरा ने 8 महीने में ही काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। पंजाब आए साथी जब वापस गांव जाने लगे तो वह भी वापस आ गया। गांव आने से पहले हीरा ने रमैया और माँ के लिए घरेलू इस्तेमाल की कुछ चीज़ें खरीदी। अपने लिए उसने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। घर आकर हीरा ने बड़े जोश से रमैया को फ़ोन दिखाया और शान से बोला, यह देख, इसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं। देखने में छोटा है, पर इसके अंदर ऐसे तार लगा दिए हैं कि हज़ारों मील दूर रहकर एक बटन दबा दो और जितनी भी चाहो बातें कर लो। यह सुनकर रमैया की आंखें चौड़ी हो गई। उसने फ़ोन लेने के लिए हीरा की ओर हाथ बढ़ाया। अरे संभाल कर, क्या अगर हीरा ने रमैया के हाथों में मोबाइल फ़ोन थमाया। रमैया थोड़ी देर उलट पलट कर फ़ोन को देखती रही। फिर उसने हीरा से कहा, सुनो, हमें साड़ी जेवर कुछ नहीं चाहिए। तुम जाने से पहले हमें फ़ोन देते जाना। वहाँ जाकर अपने लिए दूसरा फ़ोन खरीद लेना। फिर हम दिन रात फ़ोन पर बातें करेंगे। हीरा पत्नी रमैया के भोलेपन पर जोर से हंस पड़ा। रमैया के सिर पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए बोला, पगली, बातें मुफ्त में नहीं होती, उसमें पैसा भरवाना पड़ता है। इस तरह हंसते बतियाते कई महीने गुजर गए। गांव के साथियों के साथ हीरा फिर से वापस काम पर पंजाब जाने की तैयारी करने लगा। इस बार रमैया ज़्यादा दुखी नहीं थी। हीरा के जाने के बाद अब सास की डांट खाकर भी रमैया रोती नहीं थी। वह माँ बनने वाली थी और यह खबर वह हीरा को सुनाने के लिए बेचैन थी। वह मोबाइल फ़ोन लेकर किसी कोने में पड़ी रहती और हीरा के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती। हीरा 4वीं क्लास तक पढ़ा लिखा था, सो उसने रमैया को मोबाइल फ़ोन की सारी बारीकियाँ समझा दी थी। 2 महीने बाद आखिर वह दिन भी आया जब मोबाइल फ़ोन की घंटी घन कर बज उठी। रमैया का दिल बल्लिया उछल पड़ा। थरथराते हाथों से उसने फ़ोन का बटन दबाया और जी भरकर हीरा से बातें की। सास से भी हीरा की बात करवाई गई। जब पैसे खत्म हो गए तो फ़ोन कट गया। देर तक फ़ोन को गोद में लेकर रमैया बैठी रही। वक्त गुजरता गया। हीरा फिर से वापस गांव आया। वह इस बार भी अपने साथ कपड़े और सामान और पैसे लेकर आया था। रमैया का पीला चेहरा देखकर हीरा को चिंता हुई। इस बार रमैया में वह चंचलता भी नहीं दिख रही थी। वह बिस्तर पर चुपचाप सी पड़ी रहती। हीरा ने जब इस बारे में माँ से बात की तो माँ ने कहा कि ऐसा होता ही है, चिंता की कोई बात नहीं। रमैया के वहाँ से जाने के बाद माँ ने बेटे हीरा को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, रमैया को इसकी दादी के पास छोड़ा, काम न धाम या दिन भर पड़ी रहती है। दादी बहुत अनुभवी है, उनकी देखरेख में रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। जब तू दोबारा आएगा तो इसको वहाँ से ले आना। ठीक है माँ, कहते हुए हीरा ने सहमति में सिर हिला दिया। तीसरे ही दिन हीरा रमैया को उसकी दादी के पास पहुँचाकर अपने गाँव लौट आया। अब हीरा को रमैया के बिना घर सूना सा लगता। वह चुपचाप किसी काम में लगा रहता या फ़ोन से खेलता रहता। एक दिन हीरा ने अपने किसी साथी को फ़ोन लगाया। हेलो कहते ही उधर से किसी औरत की आवाज़ सुनकर हीरा हड़बड़ाया और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से हीरा के मोबाइल पर 4 मिस कॉल आई। हीरा की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसी नंबर पर फ़ोन लगाया। बात हुई। वह नंबर उसके दोस्त का नहीं बल्कि कोई रॉन्ग नंबर था। जिस औरत ने फ़ोन उठाया था वह उसी बस्ती से आगे शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। उस औरत का नाम प्रीति था।
उसकी आवाज़ में मिठास थी और बात करने का तरीका दिलचस्प था। रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच हीरा के फ़ोन पर 3 मिस कॉल आई। अब यह रोज़ का सिलसिला बन गया। हीरा जब जब अपने रमैया और प्रीति के बारे में सोचता तो उसे लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। ऐसे में सारा दिन उसे खुद को संभालने में लग जाता। पर फिर जब रात होती, प्रीति की मिस कॉल आती तो हीरा का दिल फिर से उस मीठी आवाज़ की चपेट में आकर रुई की तरफ बिखर जाता। अब उनमें हर रोज़ बातें होने लगी। फिर एक दिन मुलाकात तय की गई। शहर के पार्क में शाम के 4 बजे हीरा को आने को कहा गया। जहां हीरा समय से पहले ही पहुंच गया, वहीं प्रीति 15 मिनट देर से आई। गोरा रंग और छरहरे बदन की प्रीति की अदाओं में गजब का खिंचाव था। फुर्ती और चूड़ीदार पजामी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह 5वीं जमात तक पढ़ी लिखी थी। दिन में, हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। रमैया एक बेटी की माँ बन गई और इधर हीरा के गांव के साथी फिर से काम पर लौटने की तैयारी करने लगे। प्रदेश जाने से पहले माँ ने हीरा से रमैया और बच्ची को देख आने को कहा। हीरा 5-6 दिनों के लिए ससुराल पहुंचा। रमैया का पीला और बीमार चेहरा देखकर हीरा के मन में एक ऊब सी हुई। काली और मरियल सी बच्ची को देखकर उसका मन बैठ सा गया। हीरा का मन एक दिन में ही ससुराल से भाग जाने को हुआ। खैर, जैसे तैसे उसने 4 दिन बिताए और 5वें दिन जेल से छूटे कैदी सा भाग कर घर आया। पंजाब जाने से पहले हीरा प्रीति से मिला तो उसकी सज धज और चेहरे की ताजगी ने उसे रिरियाती बच्ची और रमैया के पीले चेहरे के आतंक से बाहर निकाल लिया। 1 साल गुजर गया। हीरा वहीं रहकर दूसरा रोजगार भी करने लगा। अब वह प्रीति को पैसे भी भेजने लगा था। उधर रमैया की सास ने से नहीं बनने के चलते वह मायके में ही पड़ी रही। उम्र बढ़ने के साथ साथ रमैया की दादी का शरीर ज़्यादा काम करने में नाकाम हो रहा। अपना और बेटी का पेट भरने के लिए रमैया ने बस्ती से आगे 2-3 घरों में घरेलू काम करना शुरू कर दिया। बच्ची जन्ने से टूटा जिस्म और उचित खान पान की कमी में वह दिनों दिन कमज़ोर और चिड़चिड़ी होने लगी। इधर तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा समय बाद हीरा जब वापस घर आया तो आते ही प्रीति से मिलने चल पड़ा। ना तो उसने रमैया की खबर ली और न ही माँ ने उसे रमैया को घर लाने को कहा। अब प्रीति भी उससे मिलने बस्ती की ओर चलाती। कभी बस्ती के बाहर वाले स्कूल में, कभी खेतों के पीछे, तो कभी कहीं और। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। पोती की हालत और अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए रमैया की दादी ने हीरा की माँ के पास बहू को लिवा लाने के लिए कई संदेश भिजवाए। आखिर में माँ के कहने पर हीरा रमैया को लिवाने ससुराल पहुँचा। ससुराल से आकर रमैया ने देखा कि हीरा या तो घर में नहीं रहता और अगर रहता भी है तो हमेशा कहीं खोया खोया सा या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के बटनों को दबाता रहता है। पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे में एक रात रमैया की नींद खुली तो उसे लगा कि हीरा किसी से बातें कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। इस वक्त हीरा किससे बातें कर रहा है? बातों का सिलसिला लंबा चला। रमैया दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी पर उसकी समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आ सका। दूसरे दिन रमैया मौका पाकर हीरा का फ़ोन लेकर बगल वाले रतन काका के पोते, जो 6ठी जमात में पढ़ता था, के पास गई और उसे सारे मैसेज पढ़कर सुनाने को कहा। मैसेज सुनकर रमैया गुस्से से सुलग उठी। वह हीरा के पास पहुंची और उस नंबर के बारे में जानना चाहा। एक पल के लिए हीरा सब कपाया पर दूसरे ही पल संभल गया। वह बोला, अरे पगली, मुझ पर शक करती है? यह तो मेरे साथ काम करने वाले की घरवाली का नंबर है। वह इस दफ़ा घर नहीं आया इसलिए उसका हालचाल पूछ रही थी। रमैया चुप रही पर उसके चेहरे पर संतोष के भाव नहीं आए। वह हीरा और उसके मोबाइल फ़ोन पर नज़र रखने लगी। 2 दिन बाद ही रात को रमैया ने हीरा को प्रीति से फ़ोन पर यह कहते हुए सुन लिया कि कल रविवार है, स्कूल पर आ जाना। 2-3 दिनों के बाद फिर मुझे वापस भी लौटना होगा। दूसरे दिन हीरा 12 बजे के आसपास घर से निकल गया और स्कूल पर प्रीति के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में प्रीति दूर से आती दिखी। कुछ देर तक दोनों खेतों में ही खड़े खड़े बातें करते रहे, फिर स्कूल के भीतर आ गए। प्रीति थोड़ी बेचैन होकर बोल उठी, ऐसे छिप कर हम आखिर कब तक मिलते रहेंगे हीरा? हमेशा ही डर लगा रहता है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हीरा प्यार से बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ, बस महीने भर रुक जाओ। दोस्तों के साथ तुम्हें नहीं रख सकता। इस बार जाते ही कोई अलग कमरा लूँगा, फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। उसके बाद छिप छिप कर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। प्रीति ने कहा, और जो तुम यहाँ आकर 3-3 महीने तक रुकते हो, उस वक्त मैं क्या करूँगी? प्रदेश में कैसे अकेली रहूँगी और अपना घर कैसे चलाऊँगी? हीरा बोला, अरे 3-3 महीने तो मैं यहाँ तुम्हारी खातिर पड़ा रहता हूँ। जब मेरी प्रीतु मेरे पास होगी तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? यहाँ कभी कभार पैसे खर्च के पैसे भेज दिया करूँगा, बाकी जो भी कमाऊँगा वह सब तुम्हारा। प्रीति ने बड़ी अदा से पूछा, अच्छा तुम कितने पैसे कमा लेते हो कि वहाँ भी घर चलाओगे, यहाँ भी भेजोगे? हीरा ने थोड़ा इतरा कर कहा, इतना तो कमा ही लेता हूँ कि 2 घर आराम से चला लो। कहते हुए हीरा ने जैकेट उतार कर अपनी दोनों बाहें किसी बॉडी बिल्डर के अंदाज में ऊपर उठाकर दिखाई। प्रीति ने आकर झुकाकर मुंह फेर लिया।
हीरा की मजबूत हथेलियों ने प्रीति को कमर से थाम कर अपने करीब ला लिया और उस प्यारे चेहरे से बालों को हटाते हुए आगे झुका। प्रीति ने आंखें बंद कर ली। उधर टोकरे में गंडा सा रख और पल्लू से चेहरे को ढककर रमैया सीधा स्कूल जा पहुंची। गुस्से से जलती आंखों ने दोनों को एक साथ ही देख लिया। फुफकारती हुई रमैया ने प्रीति के ऊपर गंडा सा फेंका जो सीधा जाकर हीरा को लगा। देखते ही देखते पूरी बस्ती में कोहराम मच गया। जैसे तैसे हीरा को अस्पताल पहुंचाया। रमैया को पुलिस पकड़ कर ले गई। प्रीति बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग निकली। गर्दन की नस कट जाने से हीरा की मौत हो गई। सुनवाई के बाद अदालत ने रमैया को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 1.5 साल की मरियल सी बच्ची को अनाथ बनाकर पेट में एक बच्चे को साथ लेकर रमैया हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दी गई।